एक सिंगल लाइट रे नहीं ले रहे। हम लोग यहाँ पर अभी वेव फ्रंट ले रहे हैं। वेव फ्रंट का कंसेप्ट आपको बताया, जैसे आप लोगों ने प्लेन वेव फ्रंट मतलब इस प्रकार से बताया और ये वेव नॉर्मल है, वेव नॉर्मल है। तो इस वेव फ्रंट की अगर बात करेंगे तो ये वेव फ्रंट यहां से लेकर यहां तक बाउंडेड है। दैट मींस दिस वेव फ्रंट, जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, सो ए बी इज द वेव फ्रंट। ए बी वेव फ्रंट इज बाउंडेड बाय दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल से बाउंडेड है, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा हुआ ये वेव फ्रंट का हुआ और ये वेव नॉर्मल हो गया। वेव नॉर्मल मतलब क्या होता है? रे ऑफ लाइट होता है। वेव नॉर्मल क्या होता है? रे ऑफ लाइट, जो हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है। मतलब लाइट एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताने वाली ये एरो है जिनको आप लोग कहते हो वेव नॉर्मल। और ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन मतलब होगा प्लेन वेव फ्रंट। तो आपने जैसे ये वेव फ्रंट बनाया लेकिन वेव नॉर्मल नहीं दिखा है, फिर आप वेव नॉर्मल के लिए ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हो। अब यहां से लेकर यहां तक प्लेन वेव फ्रंट और वो किसने बाउंडेड किया? तो ये दो वेव नॉर्मल ने बाउंडेड किया। तो ऐसा कोई वेव फ्रंट, अब ये इस प्रकार से जा रहा है, ऐसा कोई वेव फ्रंट हम ऑब्लिकली इंसिडेंट करेंगे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। जैसे आपको बताया ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब मिरर है, लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने यहां पर एक सिंगल लाइट रे लिया है। अब आप जब वेव फ्रंट लोगे तो कितने लाइट रे लोगे? दो। ये लाइट रे मतलब वेव नॉर्मल हो गया ना, तो ये दो वेव नॉर्मल लोगे और ये लोगे आप वेव फ्रंट। तो अब ये पूरा पार्ट जो है ये हो गया वेव नॉर्मल और ये हो गया वेव फ्रंट। ये समझ लो हो गया P और ये क्या हुआ? Q। अब ये PQ वेव फ्रंट जो है वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होने वाला है। जैसे इंसिडेंट हुआ, जैसे लाइट रे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, उसका बाउंसिंग बैक होता है। उसी प्रकार से जब ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो इसका भी बाउंसिंग बैक होगा। मतलब आपको ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा और आपको मिलेगा प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और उसमें हमको प्रूफ करके बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूफ करके बताना है। सो हियर वी हैव टू कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां ये XY मतलब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यहां पर हम लोग एक ये वेव फ्रंट ले रहे हैं, दिस इज वेव फ्रंट PQ and this wave front is bounded by wave normals. It is bounded by wave normals. तो ये दोनों wave normal हो गए, ठीक है। Let us consider this is point A. समझ लिया? पॉइंट A है जहां पर ये पहला लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब पहला वेव नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ये वेव नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स व्हिच इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और वो अपना एक वेव फ्रंट तैयार करता है। नंबर ऑफ वेव फ्रंट तैयार हो जाते हैं जिसका ग्रुप जो है वो छोटे वेव फ्रंट का ग्रुप मतलब वेवलेट्स कहलाता है। उसको एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक नया वेव फ्रंट मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करेंगे और उस हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए पॉइंट कहाँ पर है? तो ए पॉइंट इस वेव फ्रंट पर है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। ये जो ए पॉइंट है वो इस वेव फ्रंट पर
कंसीडर कर रहे हैं। मतलब ये वेव फ्रंट जो है PQ, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा और यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो उस वेव फ्रंट का ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे पहले यहाँ पर टच होगा, सरफेस को टच होगा। ये वाला टच होगा क्या? नहीं, ये बाद में टच होगा। मतलब पहले ये वेव फ्रंट, ये वेव नॉर्मल आएगा, ये टच होगा, और उसके बाद में ये वेव नॉर्मल टच होगा। एक साथ हो रहा है क्या दोनों? नहीं, एक साथ कब होते हैं? जब ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा। मतलब ये वेव फ्रंट है और ये वेव नॉर्मल है और ये दूसरा वेव नॉर्मल है, तो ये वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट होता, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक साथ उस प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस को टच करते हैं। लेकिन आपने इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट नहीं किया, आपने ऐसा इंसिडेंट किया, ऑब्लिकली इंसिडेंट किया है, और ऑब्लिकली इंसिडेंट करने के कारण ये वेव फ्रंट आ रहा है, PQ आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे पहले टच होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट का पार्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर टच होगा, तो ये वेव फ्रंट का पार्ट है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी वेव फ्रंट के कोई भी पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स माना जा सकता है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स। इसका मतलब ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, इसका मतलब ए जो है वो सेकेंडरी सोर्स होगा, और ए अगर सेकेंडरी सोर्स है इसका मतलब वो खुद का वेव फ्रंट तैयार करेगा, मतलब ए जो है वो सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा और वहां पर वेव फ्रंट तैयार होगा। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि आपने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है वो एक प्रकार का मिरर है। मिरर है, इसका मतलब जो भी इमेज दिखाना है वो आपको इसी तरफ दिखाना पड़ेगा। इधर आएगा क्या? नहीं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, प्योरली मतलब ये ग्लास होता जिसके दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, अगर ऐसा होता तो इधर आपको इमेज मिलता। अभी आपको ए पॉइंट यहां पर दिखाना है, ये वेव फ्रंट तैयार करेगा, ये लाइट वेव्स इमिट करेगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में, और ऐसा वेव फ्रंट तैयार करेगा। लेकिन बात ऐसी है कि ये वेव फ्रंट तो दिखाई नहीं सकते ना, इसका आधा पार्ट ही दिखा सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि ये सरफेस कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग है, तो वेव फ्रंट जो है वो आपको उसी मीडियम में दिखाई देगा जिस मीडियम में प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये वेव फ्रंट है, इधर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये सरफेस ऑपेक है। ऑपेक मीडियम बोलेंगे इसको, ऑपेक। एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ऑपेक होता है। ट्रांसपेरेंट होता तो दोनों तरफ दिखाते, लेकिन ऑपेक है ना तो दूसरी तरफ आपको नहीं दिखेगा, तो वेव फ्रंट जो है वो आपको हाफ दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसको नाम दे दिया अपन ने ए। तो ये जो PQ है ये इंसिडेंट हुआ, मतलब अभी ये पोजीशन है, ये ए पोजीशन है समझ लो, और ये वाला है बी। ठीक है, मतलब ये PQ का सेकंड पोजीशन क्या रहेगा? AB। समझे? अब सबसे पहले कौन वेव फ्रंट तैयार करेगा? A, क्योंकि A सरफेस पर आया है। B पॉइंट सरफेस पर आया क्या? नहीं, यहां से लाइट वेव्स आगे बढ़ रहा है, उसको टाइम लगेगा। अब आपको अभी बताया मैंने, ये सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा और सेकेंडरी वेव्स इमिट करके एक वेव फ्रंट तैयार करेगा। ये वेव फ्रंट तैयार किया उसने, इधर वेव फ्रंट नहीं दिखाना, इसी तरह वेव फ्रंट दिखाई देगा। मतलब ए से निकला हुआ लाइट वेव जो है वो इस सर्कमफ्रेंस तक गया, तभी तो वेव फ्रंट बना। मतलब ए से लेकर इस सर्कमफ्रेंस तक जाने के लिए टाइम तो लगेगा ना। लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, यहाँ से लाइट इमिट हुआ, लाइट इमिट होकर कहाँ तक गया? इस सर्कमफ्रेंस तक गया, तभी तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला।
तो जब वेव फ्रंट तक जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? एंड यू नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? c is the velocity of light and t is the time। तो a पॉइंट से सरकमफरेंस तक किसी भी सेकेंडरी लाइट वेव्स को जाने के लिए लगने वाला जो टाइमिंग है वो t है, उसका वेलोसिटी है c, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो d इज इक्वल टू क्या हुआ? c। ना जब a वेवफ्रंट तैयार करता है उस समय b पॉइंट जो है, मतलब वेवफ्रंट का ये जो पॉइंट है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के सरफेस तक जाएगा। समझ लो पॉइंट क्या है? c है। ठीक है, मतलब a का वेवफ्रंट बनाना और b का c तक जाना ये सेम टाइमिंग पर होता है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट वेव निकला वो इस सरकमफरेंस तक जाएगा, मतलब ये सरकमफरेंस तक जाएगी नहीं, तो उसके लिए लगने वाला टाइमिंग क्या है? t है। तो जितना टाइमिंग a से लाइट वेव्स निकल के इस सरकमफरेंस तक जाने के लिए लगता है उतना ही टाइमिंग b पॉइंट को c तक जाने के लिए लगता है। मतलब यहाँ से निकला हुआ लाइट जो है वो कहाँ तक जा रहा है? c तक। a से निकला हुआ लाइट कहाँ तक जा रहा है? सरकमफरेंस तक। तो दोनों के लिए लगने वाला टाइमिंग क्या रहता है? सेम। इसका मतलब डिस्टेंस BC इज इक्वल टू c इंटू टी हुआ, B से लेकर C तक का डिस्टेंस। अब आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट तो दिखा दिया, अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपने C पॉइंट दिखा दिया, ठीक है, C पॉइंट दिखाने के बाद में यहाँ पर एक बार ध्यान में रखो, ये परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है? C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन बात ऐसी है कि जो आपने स्फीयर बनाया उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस जो है वो BC के बराबर का होगा, क्योंकि B से लेकर C तक जाने के लिए लगने वाला टाइमिंग A से लेकर सरकमफरेंस तक लाइट को जाने के लिए लगने वाला टाइमिंग इक्वल है। इसका मतलब A से लेकर इस कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर पॉइंट लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस B से लेकर C तक का होगा, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? तो रेडियस किसके इक्वल हो गया? BC। मतलब आप जब इस वेवफ्रंट को इंसिडेंट करोगे, डायग्राम में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं, हम PQ यहाँ पर रखते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, A को इंसिडेंट करते हैं और B से लेकर C तक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो BC डिस्टेंस है, ये भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। आपने AB ड्रॉ करना है, और AB कैसे ड्रॉ करना है? B शुड बी परपेंडिकुलर। आपने समझ लो A से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर B दिया नहीं, क्योंकि आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब B पॉइंट पर 90 डिग्री बनना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, B 90 डिग्री हो गया, तो B से लेकर C तक का डिस्टेंस ले लेना। वो जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस का A से एक स्फीयर बना लेना, बराबर है। तो आपका स्फीयर बनेगा। स्फीयर जब बनेगा तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, B स्फीयर के अंदर आना चाहिए और C स्फीयर के बाहर आना चाहिए। जिसका ऐसा नहीं हुआ, समझ लो कि आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन गलत किया है। क्या बोला मैंने? मेन ये रहता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। आपने दो पैरेलल लाइन बनाना है, क्या करना? पहले दो पैरेलल लाइन बनाना, तो ये दो पैरेलल लाइन ऐसी आएगी, ठीक है। आपके पास एक पैरेलल लाइन है, ये वेवफ्रंट अभी दिखाया, नहीं दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेवफ्रंट दिखा देना। लेकिन ये बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है, B परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब A से इस लाइन पर, फिलहाल की QC लाइन है, ये QC लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका गलत हुआ, आगे का पूरा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा, और जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है और जो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, और वो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, कभी साइज सेम नहीं आएगा अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो, ये मेन है।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बी से सी डिस्टेंस गिनना। परपेंडिकुलर गलत हुआ मतलब बीसी डिस्टेंस गलत हुआ, बीसी डिस्टेंस गलत हुआ इसका मतलब ए से बनाया हुआ जो वेवफ्रंट है वो गलत हुआ, और एक बार वेवफ्रंट गलत हुआ तो आगे हर मेजरमेंट जो है वो गलत होता जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर होने के बाद में बीसी डिस्टेंस ले लेना, और बीसी डिस्टेंस लेने के बाद में स्फीयर बना लेना, आर्क बना लेना, ठीक है, स्फेरिकल आर्क बना लिया। वो बनने के बाद दो चीजें चेक करना, बी स्फीयर मतलब स्फीयर के अंदर और सी स्फीयर के बाहर। अगर बी बाहर आया गलत, सी अंदर आया गलत, बी अंदर सी बाहर। अगर ऐसा है आगे कैरी ऑन करो। फिर क्या करना है, ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है इस स्फीयर पर, सॉरी नॉट ए से, सी से यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। काफी बड़ा हिस्सा यहां पर टच होगा, उसमें से कोई भी एक सेंटर ले लेना, सेंटर वाला पार्ट लिया, और सेंटर वाला पार्ट लेने के बाद में यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को नाम दे दो डी। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। होता है कि नहीं होता है? तो ये यहां से आपने टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट हो गया, समझे? और ये एडी जो है रेडियस हुआ, बराबर? तो डिस्टेंस एडी जो है वो सीटी रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले जो बताया एडी रेडियस हुआ। नाउ यू हैव टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, तो आपके पास दो ट्रायंगल है। अब आपको ए बी इंसिडेंट वेवफ्रंट है, उतने ही साइज का रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट दिखाना है जो कि सीडी बनेगा बाद में, जो कि क्या बनेगा? सीडी। आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पॉइंट लिए जो स्फीयर को टच हो रहा है, वहां पर डी पॉइंट दे दिया और ये लाइन बना दी है। अब इसी से पैरेलल लाइन बना दो, यहां से इसको ड्रॉ कर दो, समझ लो ये CS है पैरेलल टू DR, DR पहले बन गया था, ये पैरेलल बना दिया, यहां से लेकर यहां तक बन गया वेवफ्रंट एंड इट इज बाउंडेड बाय दिस नॉर्मल्स। इंसिडेंट के लिए ये दो नॉर्मल हो गए और ये रिफ्लेक्टेड के लिए ये दोनों नॉर्मल हो गए। स्केल से AB और CD का मेजरमेंट ले लेना, ये मेजरमेंट आपको इक्वल मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, B को परपेंडिकुलर दिखाया बराबर, B को परपेंडिकुलर दिखाने के बाद में BC डिस्टेंस लिया, और BC डिस्टेंस लेने के बाद में आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। स्फीयर ड्रॉ करने के बाद चेक किया B अंदर होना चाहिए और C बाहर, और उसके बाद में C से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर C अंदर आया स्फीयर के तो टेंजेंट का ड्रॉ करोगे, तो C बाहर होना चाहिए, तो C बाहर है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में आपको पॉइंट कौन सा मिला? D। आपने ये लाइन बना दिया, इसी से पैरेलल लाइन कहां से स्टार्ट किया? C से, दैट मींस CD is the plane reflected वेवफ्रंट, और जो AB है प्लेन इंसिडेंट वेवफ्रंट, और दोनों इक्वल होता है क्योंकि सेम मीडियम में है, और सेम मीडियम होने के कारण दोनों इक्वल रहेंगे। वही अगर रिफ्रैक्शन का होता तो इंसिडेंट वेवफ्रंट पहले मीडियम में होता और रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट दूसरे मीडियम में होता, तो ऑब्वियसली दोनों में फर्क रहता, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो AB is equal to CD. In this case we have to show angle of incidence is equal to angle of reflection. ये शो करना है। आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखो अब ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC देखो, ये A हो गया, ये B, और ये हो गया C।
ठीक है। बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ ना रे। वेव नॉर्मल मतलब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट ही हुआ ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्या? और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर फिर अब बात अपनी हो रही है एबीसी की, तो इसके बारे में सोचते हैं। एंगल ए क्या होगा? ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई हुआ, अच्छे से देखो 90 माइनस आई हुआ। अगर ये 90 माइनस आई है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पूरा इसको सिर्फ ट्रायंगल एबीसी दिखा रहा हूँ। ये भी 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर ये 90 माइनस आए तो ये भी 90 माइनस आया होगा। कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग। ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा आ रहा है, ये ए हो गया, और एक ऐसा पैरेलल लाइन आ रहा है, ये सी हो गया। ये दोनों एंगल को क्या कहते हो आप लोग? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो ये 90 माइनस आई हुआ। अब इस ट्रायंगल में एंगल बी 90 है, एंगल सी 90 माइनस आई है, तो ये क्या हो जाएगा? आई। दैट मीन्स इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज इक्वल टू आई एंड एंगल बीसीए इज इक्वल टू 90 माइनस आई। ये हुआ ट्रायंगल एबीसी का। अब एडीसी देखो, एडीसी देखो। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया, इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ क्योंकि अपने को एडीसी देखना है। इस एडीसी में ए से डी तक का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूँ। ये आपने आर लिखा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बचा हुआ ये रहेगा 90 माइनस आर, रहेगा कि इसका मतलब ये 90 माइनस आर हुआ, ये 90 माइनस आर, तो ये क्या हुआ? आर। सो इन ट्रायंगल एडीसी एंगल डीसीए इज इक्वल टू आर एंड एंगल डीएसी इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अब दोनों ट्रायंगल को इक्वल दिखाओ, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कॉन्ग्रुएंट के लिए लगाओ यहाँ पर टेस्ट लगाओ, AD और BC दोनों सेम है, और AC जो है ये हाइपोटेनस है तो कॉमन है। हाइपोटेनस साइड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से देख लो इसमें, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई। कौन सा सब टेस्ट हमने अप्लाई किया? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों वाले एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, बचा नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे। तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है? कौन से एंगल इक्वल होंगे बताओ? एंगल 90 डिग्री वाले मत बताओ। ACB इज इक्वल टू क्या कॉन्ग्रुएंट? ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, गलत। एंगल CAB, ACB मतलब ये आई हो गया, ACB 90 माइनस आई इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 90 माइनस आई, 90 कैंसिल, आई इज इक्वल टू आर, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझे क्या? तो डेरिवेशन में आपको